हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैदम एकेडमी। आई एम मोहम्मद सादिक। ये हमारी क्लास 11 की फिजिक्स की सीरीज़ है और इसमें हम आपके साथ अभी तक बेसिक मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट टाइम हमने आपके साथ डिस्कस किया था इंटीग्रेशन, दैट इज़ इनडेफिनिट इंटीग्रल। उसमें हमने देखा था कि किसी फंक्शन को हम इंटीग्रेट कैसे करते हैं, फंक्शन कैसे चेंज होता है इंटीग्रेट होने के बाद। तो वहाँ पर हमने सिर्फ इंटीग्रेशन का जो मैथमेटिकल एस्पेक्ट होता है कि वो एक ऑपरेटर की तरह से काम करता है, ये हमने डिस्कस किया था। हाँ, साथ में हमने ये भी देखा था कि इंटीग्रेशन एक्चुअली एक समेशन की टेक्निक है। सो उसी चीज को आज हम आगे बढ़ाते हैं एंड दिस सेक्शन इज कॉल्ड डेफिनिट इंटीग्रल। सो यहाँ पर हम इसका दोनों एस्पेक्ट देखेंगे। इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है, दैट मीन्स ये एक समेशन है, इस पर भी हम डिटेल में जाएंगे। प्लस इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है उसको भी हम समझेंगे। सो यहाँ पर एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं। इस एक सिचुएशन को हम डिस्कस करेंगे तो उसमें दोनों ही बातें निकल कर सामने आ जाएंगी कि इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या है और इसकी जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, दैट इज की ये समेशन की टेक्निक है। सो एक्चुअली वो समेशन किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। ओके, सो से हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड देन उस फंक्शन का ये ग्राफ है और हमारे सामने प्रॉब्लम ये है, सिचुएशन ये है कि हमें इस ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया बाउंड हो रहा है, लेट अस से फ्रॉम दिस लाइन विच इज एट एक्स इज इक्वल टू ए टू दिस लाइन विच इज एट एक्स इज इक्वल टू बी, ये जो एरिया बाउंड हो रहा है between the graph, between the curve and the x-axis, इस बाउंडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है। दिस इज द सिचुएशन। ओके, अब आप इसको ध्यान से देखिए। ये जो बाउंडेड रीजन है ये कोई ज्योमेट्रिकल रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं है। जितने भी रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ट्रेपेजियम, सर्कल, इस तरह के जितने भी फिगर्स हैं, हमें उनका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, दैट वी नो। लेकिन यहां पर ये उनमें से कोई सा भी रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं है। अब हम इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए हम यहां पर क्या कर सकते हैं कि ये कोई एक ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं है रेगुलर, लेकिन हम इसको कई सारे रेगुलर फिगर्स में डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं, कई सारे रेगुलर फिगर्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसमें देखिए एक अप्रोच हमने लगाने की कोशिश की है कि ये जो हमारा बाउंडेड रीजन है, इस पूरे बाउंडेड रीजन को कई सारी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। बिकॉज एक रेक्टेंगल स्ट्रिप का एरिया वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से हमने कई सारी स्ट्रिप्स में इसको डिवाइड कर रखा है और अलग अलग स्ट्रिप्स का एरिया कैलकुलेट करके अगर हम उसको ऐड कर दें, देन वी कैन क्लेम कि ये एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन है। ठीक, सो ये एक अप्रोच है, एक मेथड है जो प्रॉब्लम है एक्चुअली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ओके, तो ठीक है, इस तरह से अगर हम कई सारे स्ट्रिप्स में डिवाइड करके एंड देन सबको हम ऐड कर रहे हैं, ओके, सो ये हो सकता है हमें कुछ मिल रहा होगा। लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रिप हम ले रहे हैं वो स्ट्रिप सिर्फ यहीं तक है, ये है हमारी स्ट्रिप। सो दिस पार्ट ऑफ द बाउंडेड रीजन ये छूट जा रहा है। इसी तरह से यहाँ पर ये वाला पार्ट, यहाँ पर ये वाला पार्ट एंड सो ऑन। ठीक, सो स्ट्रिप्स में हम डिवाइड कर रहे हैं लेकिन कुछ पार्ट ऊपर से क्या हो रहा है, वो स्किप हो जा रहा है, टोटल में काउंट नहीं हो पाएगा। ओके, सो यहाँ पर हमारी जो अप्रोच है वो हमें एक मेथड दे रही है कि हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि जितनी स्ट्रिप्स यहाँ पर हमने बना रखी हैं उतने ही कांटेक्ट पॉइंट्स भी हैं। ये एक स्ट्रिप है, इस पॉइंट पर कर्व को टच कर रही है, ये वाली स्ट्रिप इस पॉइंट पर एंड दिस वन एट दिस एंड सो ऑन। ठीक, सो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स दे आर मेकिंग अ कॉन्टेक्ट एट द कर्व, एट द ग्राफ। ओके, सो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमारा जो मेथड है उसको हम बेटर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि ज्यादा नंबर ऑफ स्ट्रिप्स ले लें। हम ज्यादा नंबर ऑफ स्ट्रिप्स लेंगे तो स्ट्रिप्स की जो विड्थ है वो कम हो जाएगी। ठीक, उससे क्या होगा कि ज्यादा कांटेक्ट पॉइंट्स हमें मिलेंगे।
जितने ज़्यादा कॉन्टैक्ट पॉइंट्स मिलेंगे, ऊपर से जो एरिया छूट रहा है वो कम से कम होता चला जाएगा। ओके, सो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। ये हमारी कई सारी स्ट्रिप्स हैं, उनमें से एक स्ट्रिप ये ले लेते हैं। सपोज इसकी जो विड्थ है दैट इज डेल्टा एक्स। सपोज हमने सबकी विड्थ जो है एक बराबर ले रखी है, सो दिस इज डेल्टा एक्स। और इस स्ट्रिप की जो हाइट है, सपोज दिस इज सम पॉइंट एक्स आई, सो एक्स आई पर जो फंक्शन की वैल्यू है दैट इज एक्चुअली द हाइट ऑफ द स्ट्रिप। सो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स आई into delta x. So area of one such strip, say the ith strip, is equal to f of x I delta x. ठीक, ये एक उनमें से एक स्ट्रिप का एरिया हो गया। अब हमें क्या करना है, इसी तरह की जितनी स्ट्रिप्स हैं उन सबका एरिया ऐड कर देना है। दैट मीन्स वी हैव टू परफॉर्म अ समेशन, एंड सो एरिया, आई कैन से एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन will be given by the summation. इसका समेशन, ये इस तरह के जितने भी एरिया है, सो ये एक्चुअली क्या है, दिस वन, सो f of x i into delta x। ठीक, तो इस तरह का जो समेशन है वो हमें बाउंडेड रीजन का एरिया दे सकता है। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, इसमें टोटल एरिया काउंट नहीं हो पा रहा है। टू सॉल्व द प्रॉब्लम वी कैन सी, एक मेथड है, हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बढ़ा सकते हैं, उससे नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट कर्व पर बढ़ेगा और जो एरिया छूट रहा है वो मिनिमाइज होगा। नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हम बढ़ाएंगे तो स्ट्रिप्स की जो थिकनेस है, विड्थ है, वो कम होती चली जाएगी। ठीक, अब यहाँ से हम जो कैलकुलस की अप्रोच है, कैलकुलस का जो स्कोप है, उस बेसिस पर सोचेंगे। ओके, सो क्या प्रॉब्लम है, finite number of contact points, that is why certain portion of the area is being left out. Okay, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, if you can make the contact points infinite in number, अगर contact points को हम infinite ले रहे हैं in number में, उस situation में जब width of the strip will tend to 0. Okay, so ये जो हमारी strip है इसको हम extremely narrow कर दें, एक्सट्रीमली नैरो, ये जो हमने डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ रखा है, टेंडिंग टू 0. सो इफ द विड्थ ऑफ द स्ट्रिप टेंड्स टू 0, देन द नंबर ऑफ स्ट्रिप्स विल टेंड टू इंफिनिटी. ठीक, एंड इफ देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, दे विल टच द कर्व एट इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स. ठीक, सो जिस बाउंडेड रीजन का एरिया हमें निकालना है, कर्व पर अगर हम देखें तो ये है पॉइंट और ये है पॉइंट। ठीक, सो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एरिया अंडर द ग्राफ ये हमें कैलकुलेट करना है। एंड इफ यू हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स एंड दे आर मेकिंग अ कांटेक्ट एट इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द कर्व, दैट मींस कि कोई भी पार्ट छूट नहीं रहा है। ओके, सो ये हमारी अप्रोच है, हम इस समेशन को परफॉर्म करेंगे अंडर द कंडीशन डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टू 0. That means the strip, the width of the strip is infinitesimally small. ये infinitesimally small ये वही है जो हमने डिफरेंशियल कैलकुलस में इंटरवल लिया था। ठीक, तो उस तरह के इंटरवल्स के साथ ये हम समेशन परफॉर्म करेंगे। ओके, सो आई कैन से कि when this is the condition delta x is tending to 0, the width is extremely narrow and the strips will touch the curve at infinite number of points. ठीक, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे अगर टच करेंगे तो कोई भी पार्ट फिर स्किप नहीं होगा। सो हमें ये समेशन परफॉर्म करना है, f of xi delta x अंडर द लिमिटिंग कंडीशन ऑफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। ये हमारा टोटल एरिया हो जाएगा। ठीक, एंड यही एग्जैक्टली इंटीग्रेशन से सॉल्व किया जाता है। दिस इज व्हाट द इंटीग्रल्स एग्जैक्टली डू। ठीक, यहां पर जो हमें समेशन परफॉर्म करना है दैट इज अ कंटिन्यूअस क्वांटिटी, एंड वो जो क्वांटिटीज है जिसको हम ऐड कर रहे हैं दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल।
So if they are extremely small, that means they are innumerable, they are infinite in number, तो उसको फिर हम discrete summation से perform नहीं कर सकते हैं. It goes to the domain of integration. So this is exactly what the integrals do. Okay, यहाँ पर हमें जिन quantities को add करना है, they are innumerable, they are infinite in numbers. एंड ये जो इंटरवल होगा, ये जो साइज है क्वांटिटीज का जिसको हम ऐड कर रहे हैं, दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल. सो इसी तरह का समेशन इंटीग्रेशन से परफॉर्म किया जाता है. दैट मीन्स नाउ आई शुड राइट इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स dx. This would give us the area of the bounded region, the area under the graph and the x-axis. Okay, अब एक और चीज है यहाँ पर, हमें जो एरिया कैलकुलेट करना है वो प्रॉब्लम में दे रखा है कि फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, इस बीच में एरिया कैलकुलेट करना है. सो हम यहाँ पर ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि एरिया हमें कहाँ से कहाँ कैलकुलेट करना है. ओके, सो दिस इज आवर डेफिनिट इंटीग्रल. हम यहाँ पर एक समेशन परफॉर्म कर रहे हैं और इस समेशन को हमें कहाँ से लेकर कहाँ तक परफॉर्म करना है ये चीज भी स्पेसिफाई की गई है. सो दिस इज कॉल्ड द डेफिनिट इंटीग्रल. अब इसमें जो सिंबल्स आ रहे हैं उसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं. इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी. सो ये चीज हमने देख रखी है पहले से ही. ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड इंटीग्रैंड. This is the integrand, and this x is called a variable of integration. This is variable of integration. Okay, and this one is called the lower limit. Lower limit of integration, and similarly this one would become the upper limit. The upper limit of integration, and this is of course the sign of integration. ओके, सो यहां पर हमें क्या समझ में आई बात कि इंटीग्रेशन जो है, इस तरह का इंटीग्रेशन, ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है. हमें कहां से कहां तक समेशन करना है ये भी स्पेसिफाई किया गया है. सो व्हाट द डेफिनेट इंटीग्रल्स डू फॉर अस, दिस इज अ समेशन एंड एट द सेम टाइम अगर हम इसको ग्राफिकली देखें, सो डेफिनेट इंटीग्रल अगर हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम सम पॉइंट टू द अदर, देन व्हाट वी आर गेटिंग ऑन द ग्राफ, वी आर गेटिंग ऑन द ग्राफ द area between the graph and the x-axis from some point to the other point. Okay, so दो चीजें हैं यहाँ पर, दो सिग्निफिकेंस है इसकी. जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो ये है, समेशन है, ये ऑलरेडी भी पहले भी हमने डिस्कस किया था, यहाँ से भी बात समझ में आ रही है. नाउ दिस इज डेफिनेट इंटीग्रल, मतलब समेशन हमें कहाँ से कहाँ तक करना ये भी स्पेसिफाई किया हुआ है. सो फर्स्ट सिग्निफिकेंस, जो फिजिकल सिग्निफिकेंस इज दे आर समेशन, एंड द ग्राफिकल सिग्निफिकेंस इज कि जब हम इंटीग्रेट करेंगे किसी फंक्शन को तो ग्राफ पे हमें क्या मिलेगा? एरिया बाउंडेड बाय एरिया अंडर द ग्राफ एंड द एक्स एक्सिस. ओके, नाउ लेट अस सी द मेथड टू इवैल्यूएट डेफिनिट इंटीग्रल्स. सो अभी हमने देखा कि डेफिनिट इंटीग्रल्स क्या होते हैं. वो एक तरह का समेशन है, वो ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया था. एंड समेशन यहां पर हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं? फ्रॉम सम पॉइंट टू सम अदर पॉइंट. ठीक, अंडर द लिमिट. सो लिमिट के साथ हमें इंटीग्रेशन दिया हुआ है, तो हम कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे? सो सपोज वी हैव अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड इसको हमने इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेट करने के बाद हमें एक नया फंक्शन मिल रहा है कैपिटल एफ ऑफ एक्स. अब यहां पर अगर यही चीज हमें लिमिट के साथ परफॉर्म करनी है, से फ्रॉम ए टू बी, सेम फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो अब हम क्या करेंगे? जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ऑलरेडी हमने देखा इंटीग्रेट करने के बाद इस तरह से ये चेंज हो जा रहा है. सो इट बिकम्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स, एंड इस तरह से इंटीग्रेट करने के बाद जो हमें फंक्शन मिल रहा है, अभी इसके ऊपर लिमिट भी ये परफॉर्म करनी है, इसके साथ कैलकुलेशन करनी है. तो यहां पर हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में इसकी लिमिट्स लिख लेंगे, लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, अब हमें क्या करना है? इस फंक्शन को इवैल्यूएट करना है. सॉरी, आई शुड राइट दिस कांस्टेंट इनसाइड द ब्रैकेट. ओके, यस,
नाउ अब हमें इस फंक्शन को इवेल्युएट करना है अपर लिमिट पर एंड देन माइनस एट द लोअर लिमिट. So let us evaluate the function, find the value of the function at x is equal to b, okay, and then इसमें से x is equal to a पर जो वैल्यू आएगी उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके, ये हो गई बात. अब यहाँ पर आप देखिए ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जा रहा है. सो व्हाट वी हैव ओनली एफ बी माइनस एफ ए. ठीक, तो इस तरह से ये इवेल्युएशन किया जाएगा लिमिट के साथ डेफिनेट इंटीग्रल्स का. अब इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं, बात समझ में आ जाएगी. फॉर एग्जांपल वी हैव अ फंक्शन 3x² dx. इसको हमें इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 2 to 3. ओके, नाउ यहां पर ये कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर ले लिया. x², उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर 1 रेज करेंगे, इट बिकम्स x³ अपॉन 3. एंड कहां से कहां तक हमें इवेल्युएशन करनी है, 2 से 3 तक. तो उसको हम लिमिट यहां लिख लेते हैं 2 to 3. ठीक, हाँ, अब एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए कि जब हम लिमिट के साथ इवेल्युएशन करेंगे तो ये हमने ऑलरेडी देख रखा है कि जो हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, सो जस्ट दिस वन. अब यहां से ये 3 कैंसिल हो गया एंड अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को इवेल्युएट करना है एट द अपर लिमिट. सो x की जगह हम 3 रखेंगे. 3³ is 27 माइनस x की जगह हम लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट पर सेम फंक्शन इवेल्युएट करेंगे. सो 2x की जगह पे रखेंगे 2³. सो हम यहाँ पर एक लाइन लिख भी देते हैं कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली. सो x की जगह हमने अपर लिमिट रखा, दैट इज 3³ माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट रखा, दैट इज 2 एंड उसका क्यूब. सो दिस इज 27 minus 8. Sorry, 27 minus 8 is 19. So the function, the definite integral from 2 to 3 of 3x² is 19. Okay, so अभी हमने देखा कि किस तरह से हम लिमिट के साथ डेफिनेट इंटीग्रल इवेल्युएट करेंगे. अब हम बात करते हैं few of the properties of definite integrals. For example, अगर हमें डेफिनेट इंटीग्रल इस तरह से दिया हुआ है a to b f of x dx एंड इस लिमिट को हम इंटरचेंज कर दे, दैट मीन्स अपर लिमिट बिकम्स लोअर एंड लोअर बिकम्स अपर, तो ये पूरा इंटीग्रेशन जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा. इट बिकम्स नेगेटिव b to a f of x, ये हो जाएगा. ओके, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, वो भी हमने ऑलरेडी यहां पर यूज किया था पिछले क्वेश्चन में, 3x². सो उसी तरह से अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन के साथ एंड देन हमें इवेल्युएट करना है फ्रॉम a to b, सो सिंपली इस फंक्शन को हम बाहर ले लेंगे, सॉरी फंक्शन नहीं, कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे एंड देन जो हमारा फंक्शन है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे विथ द लिमिट्स. ओके, नेक्स्ट वन, इसमें अगर हमें सम और डिफरेंस दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल m टाइम्स f of x प्लस माइनस n टाइम्स g of x, ऐसा दिया हुआ है और इसको हमें इंटीग्रेट करना है फ्रॉम a to b. ठीक, तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, इसको हम अलग अलग इवेल्युएट करेंगे. इस फंक्शन में ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम बाहर ले लेंगे एंड देन वी हैव द फंक्शन f of x dx एंड इसको कहां से कहां तक इवेल्युएट करेंगे, फ्रॉम a to b. ठीक, सिमिलरली प्लस माइनस व्हाटएवर, ये कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर ले लिया एंड देन यू हैव इंटीग्रेशन g of x dx फ्रॉम सेम a to b. ठीक, सो सम और डिफरेंस दिया हुआ है तो फंक्शंस को अलग अलग कर लेंगे एंड सेम लिमिट के साथ इवेल्युएट करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमें फंक्शन इस तरह से दिया हुआ, दो फंक्शन दिया हुआ, सेम फंक्शन है, से फ्रॉम a to c f of x dx प्लस सेम फंक्शन फ्रॉम c to b f of x dx, ऐसा दिया हुआ है. ठीक है, सो x इज इक्वल टू a से c तक, या इसको हम यहां पे b लिख लेते हैं. ओके, लेट्स मेक इट b. ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू इवेल्युएट द फंक्शन फ्रॉम a to b. We have to evaluate the definite integral from a to b and then from b to c. ओके, सो इसका मतलब कि हम ये जो समेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो पूरा कहां से कहां तक कर रहे हैं, a से c तक कर रहे हैं. तो सिंपली इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम a to c f of x
x, ये हो जाएगा। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम इंटीग्रेशन करते टाइम फॉलो करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, डेफिनेट इंटीग्रल इवेल्युएट कैसे किया जाएगा, लिमिट्स के साथ कैलकुलेशन कैसे करनी है, एंड ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसका ध्यान रखना है। सो अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। ये हमारा पहला एग्जांपल है। यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है x² + 1, और कहाँ से कहाँ तक हमें इसको इंटीग्रेट करना है, फ्रॉम 0 to 2। अब ये दो फंक्शंस आप इसको देख सकते हैं कि ये है x² dx, इसको अलग अलग कर सकते हैं, x² dx फ्रॉम 0 to 2 एंड देन प्लस dx फ्रॉम 0 to 2। ओके, नाउ इसको कैसे हम इवेल्युएट करेंगे, x², उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ / 3, सो x³ / 3 फ्रॉम 0 to 2 प्लस dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो जाएगा, सो दिस इज x फ्रॉम 0 to 2। ठीक, इस तरह से हमने इंटीग्रेट कर लिया है और अभी हमने लिमिट उसमें पुट नहीं की है। अब हम लिमिट कैसे पुट करेंगे, पूरा फंक्शन जो है उस पूरे फंक्शन को हमें अपर लिमिट पर पहले निकालना है, फिर माइनस लोअर लिमिट पर निकालना है। तो ये हमारा पूरा फंक्शन है, इसको पहले हमें 2 पर कैलकुलेट करना है। सो x की जगह हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पुट कर देंगे। ठीक, सो 2³ डिवाइडेड बाय 3 माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट रखेंगे, सो 0/3। ठीक, ये हो गया पहला पार्ट हमारा। एंड दूसरा पार्ट जो है, यहाँ पर x की जगह 2 रखेंगे, माइनस x की जगह 0 रखेंगे। ओके, सो ये क्या बचा हमारे पास, दिस इज 8/3, 8/3, दिस इज 0 एंड प्लस 2। ठीक, सो फाइनली दिस बिकम्स 6 + 8 इज 14, 14/3। सो ये हुआ हमारा आंसर इस डेफिनिट इंटीग्रल का। सो ये बहुत सिंपल सा बेसिक सा एग्जांपल है, इसमें आप समझ लीजिए कि हम लिमिट्स के साथ कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं। सिंपली हमें फंक्शन को इंटीग्रेट करना है एंड देन पूरे फंक्शन की वैल्यू हमें पहले अपर लिमिट पे निकालनी है और फिर लोअर लिमिट पे निकाल के अपर लिमिट पे जो वैल्यू आई है उससे सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक, इस वाले एग्जांपल को देखते हैं। sin x दिया हुआ है फ्रॉम 0 to π/2। नाउ वी नो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x होता है। और अभी हमें क्या है, अभी हमने सिर्फ इंटीग्रेट किया है, अभी हमें लिमिट यहाँ पर पुट करनी बाकी है। सो लिमिट अभी हम नोट कर लेते हैं, क्या है, 0 to π/2। ओके, अब इस पूरे फंक्शन को हमें इवेल्युएट करना है π/2 पर, दैट इज अपर लिमिट। सो वी विल राइट cos π/2 माइनस पूरे फंक्शन को लोअर लिमिट पर, दैट इज x is equal to 0, so cos 0। okay, so we have minus cos π/2, that is cos 90 degree is 0, minus cos 0 is 1। okay, so ये हो जाएगा 1 हमारा, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, so final answer is +1। ठीक, so the definite integral of sin x from 0 to π/2 is +1। ठीक, अब इस चीज को आप ग्राफिकली अगर आप इंटरप्रेट करना चाहे तो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन इसका क्या होगा कि sin x जो फंक्शन है, इस फंक्शन का जो ग्राफ है, उस ग्राफ के अंडर एरिया, ग्राफ और x एक्सिस के बीच में जो एरिया है फ्रॉम 0 to π/2, उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। ओके, सो अगर हम इसको ग्राफिकली देखना चाहें, सो वी नो sin x का ग्राफ जो होता है वो इस तरह से होता है। यहाँ पर ये वैल्यू है 0 और ये वैल्यू है हमारी π/2। ओके, एंड दिस इज पाई। सो हमने कहाँ तक इवेल्युएट किया है, 0 to π/2 तक इवेल्युएट किया है। दैट मीन्स कि ये जो हमारा ग्राफ है यहाँ से यहाँ तक 0 to π/2 तक, उसके अंडर जो एरिया है, दिस शेडेड पार्ट, यही हमने कैलकुलेट किया है और इस शेडेड पार्ट की वैल्यू, उसका जो एरिया है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक, सो मैथमेटिकल एस्पेक्ट एंड साथ साथ में ग्राफिकल एस्पेक्ट, और यही अगर कोई फिजिकल सिचुएशन होगी तो वहां पर हम उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस भी देखेंगे कि वो एक समेशन की तरह से है। ओके, द नेक्स्ट एग्जांपल। सो ये हमारा एग्जांपल है, cos x को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम -π/2 to +π/2। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos x? इट इज सिंपली sin x एंड लिमिट्स लिख लेते हैं यहाँ पर, फ्रॉम -π/2 to +π/2। नाउ पूरे फंक्शन को इवेल्युएट करना है एट द अपर लिमिट, दैट इज sin π/2 माइनस एट द लोअर लिमिट, that is sin of -π/2. Okay, now sin π/2 is +1 and then minus. Sin of -π/2 can be written as minus sin π/2. तो यहाँ पर एक और माइनस लगेगा, तो this becomes plus
and so sin pi by 2 plus sin pi by 2, and sin pi by 2 is again 1, so 1 plus 1 is 2. ठीक, so the definite integral of cos x from minus pi by 2 to plus pi by 2 is plus 2. okay, hopefully बात आपको समझ में आ रही है. इसको देख लेते हैं. ये किस तरह का इंटीग्रल है? e raised to the power minus x. so e raised to the power x का हमें मालूम है क्या होता है, e raised to the power x ही होता है. यहां पर माइनस एक्स दिया हुआ है, सो हम ये देख सकते हैं कि x के साथ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है. तो इस तरह का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड. उसमें जो हमने दूसरा बताया था कि जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है उसी से इंटीग्रेट करने के बाद डिवाइड कर देते हैं, वो वाला मेथड यहां पर यूज कर लेंगे. तो हमें क्या करना है? ये फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करना है. आर्गुमेंट इसका चेंज नहीं होगा, विच इज -x, एंड देन इंटीग्रेट करने के बाद x का जो कोफिशिएंट है उसी से डिवाइड करना है, वो -x है, सो सिंपली यहां पर माइनस आ जाएगा. एंड नाउ अभी हमें क्या है? लिमिट के साथ भी कैलकुलेशन करनी है. सो फ्रॉम 0 to pi by 2, ये है हमारी लिमिट. ओके, अब हम 1 e raised to the power -x को 1 upon e raised to the power x लिख सकते हैं. सो -1 upon e raised to the power x from 0 to infinity. नाउ यहां पर x की वैल्यू हम रखेंगे पहले क्या? 0. ये पूरा फंक्शन हमारा जो है उसको हम इंफिनिटी पर हमें निकालना है. नाउ e raised to the power x, और x की जगह हमें रखना है इंफिनिटी. नाउ e इज अ नंबर विच इज मोर देन 1. 2.71 अप्रोक्सीमेटली उसकी वैल्यू होती है. सो अगर कोई नंबर है 1 से बड़ा और उसकी पावर हम इंफिनिटी रेस कर रहे हैं, देन द नंबर इटसेल्फ बिकम्स इंफिनिटी. ओके, सो यहां पर 1 upon e raised to the power infinity will be infinity minus 1 upon e raised to the power 0. सिंपली x की जगह इंफिनिटी और 0 रखा हमने. Now 1 upon infinity is 0, so this whole thing is 0, and anything to the power 0 is 1. okay, except 0 of course. So this is 1, then you have -1 और ये minus, so this is totally +1. okay, so ये होगी इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू. इस एग्जांपल को देखिए, साइन स्क्वायर एक्स. इस तरह का इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा ये हमने आपके साथ डिस्कस किया था. cos 2x के फॉर्मूले से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं. क्या लिख सकते हैं हम? साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर आई कैन राइट 1 minus cos 2x divided by 2 dx from 0 to pi. ठीक, ओके. अब इसको देखिए, इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे? अलग अलग कर लीजिए. 1 upon 2 dx, सो 1 upon 2, और dx का इंटीग्रेशन सिंपली क्या हो जाएगा? x हो जाएगा. कहां से कहां तक? फ्रॉम 0 to pi. एंड देन माइनस अगेन, ये 2 नीचे है, सो 1/2 हम इसको बाहर ले सकते हैं. नाउ cos 2x का इंटीग्रेशन, cos x का sin x हो जाएगा. 2x यहां पर है, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बाद में 2 से डिवाइड भी कर देंगे और आर्गुमेंट को भी 2x ही रखेंगे. सो यहां पर जो इंटीग्रेशन आएगा दैट इज sin 2x डिवाइडेड बाय 2 फ्रॉम 0 to pi. ओके, नाउ x की जगह हम रखेंगे pi, सो हाफ टाइम्स pi माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट, एंड देन ये हो जाएगा 1/4. नाउ sin x की जगह पर क्या रखेंगे? pi, सो 2 into pi, दैट इज 2 pi सिंपली, माइनस x की जगह पर रखेंगे 0, सो sin 0. ओके, सो फाइनली दिस इज pi over 2 minus 1 upon 4. Now sin 2 pi is 0 and sin 0 is also 0. ठीक, so this whole thing is 0. So the final answer would be pi over 2. Okay, so ये हुआ इस इंटीग्रेशन का आंसर, या इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 to pi sin square x dx. ठीक, होपफुली बात आपको समझ में आ रही होगी. ये इसमें दो चीजें आपको ध्यान देनी है. एक तो आपका जो फंक्शन दिया हुआ है उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे वो आपको आना चाहिए, वो पिछले लेक्चर में पूरी तरह से डिस्कस किया गया था. और दूसरी चीज यहां पर नई बात क्या है कि लिमिट को हम कैसे इवेल्युएट करेंगे, लिमिट के साथ कैसे इवेल्युएशन करेंगे. ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं. यहां पर कैपिटल G, कैपिटल M, कैपिटल M, स्मॉल m, ये सारे क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं. x हमारा वेरिएबल है. सो इन सारे कॉन्स्टेंट्स को हम पहले ही बाहर ले लेते हैं, एंड देन इंटीग्रेशन में क्या बचा हमारे पास? dx अपॉन एक्स स्क्वायर फ्रॉम इंफिनिटी टू सम वैल्यू r. ओके, नाउ इस तरह का इंटीग्रेशन क्या होगा ये हमने देखा था कल.
क्या लिख सकते हैं इसको, 1/x² है, सो इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, सो x की पावर कितनी है -2 और 1 ऐड करेंगे उसमें, सो दैट इज -1, सो x⁻⁻1 एंड देन -1 से डिवाइड भी करेंगे। तो हमने ये देखा था कि उसको हम क्या लिख सकते हैं, आई कैन राइट इट एज -1/x फ्रॉम इंफिनिटी टू r। ओके, सो ये माइनस पहले लिख लेते हैं, G कैपिटल M स्मॉल m, और अब हमें क्या करना है, लिमिट्स यहां पे पुट करनी है। तो x की जगह पर हम क्या रखेंगे, r, सो वी विल हैव 1/r माइनस x की जगह पे क्या रखेंगे, इंफिनिटी, सो 1/∞, and 1/∞ is 0. So the final answer is -G capital M small m upon this r. Okay, so this function from infinity to r, ये सारे कांस्टेंट थे, उसको हमने बाहर ले लिया। 1/x² is simply -1/x and then you put the limit. So limit जब आप पुट कर रहे हैं, आपको बस इतना ध्यान देना है कि पूरे फंक्शन को हमें अपर लिमिट पर इवेल्युएट करना है, एंड देन उसमें से लोअर लिमिट पर जो हम इवेल्युएशन करेंगे उसको माइनस कर देना है, ठीक, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ओके, सो होपफुली ये सारे एग्जांपल्स जो हैं, इससे आपको बात समझ में आई होगी। इस पर आप इसी को, ये सारे एग्जांपल्स जो हमने डिस्कस किए हैं, इसी को दोबारा आप प्रैक्टिस करिए एंड आप देखिए कि आपका आंसर मैच कर रहा नहीं कर रहा है, एंड देन आपकी जो भी बुक्स या मॉड्यूल्स वगैरह है वहां से देखकर आप कुछ एग्जाम्पल्स की कुछ एक्सरसाइज जरूर करिए। ओके, अब हम बात करते हैं इवेल्युएशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था आपके साथ। आज उसी को लिमिट के साथ कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं जरा सा। कहीं कहीं हमें फिजिक्स में इस तरह के इंटीग्रेशंस की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, एक ही एग्जांपल देख लेते हैं, बाद में जहां फिजिक्स में आएगा वहां पर हम आपको फिर से रिकॉल करा देंगे। ओके, सो ये हमें इंटीग्रल दिया हुआ है एंड इसको हमें इवेल्युएट करना है फ्रॉम 0 to 1। अब ये आप ऐसे देखिए अगर डायरेक्टली, तो ये हमारे जो बेसिक फंक्शंस हैं उनमें से किसी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना होगा। अब हम यहाँ पे क्या करें, x² + 1, इसको आप देखिए, x² + 1, इसको हम कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज t ले लिया हमने। ओके, सो इसकी जगह अब हम t लिख सकते हैं, लेकिन हमें इस वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को भी चेंज करना है और यहां से जो x है इसको भी एलिमिनेट करना है। तो अब ये देखिए हमें क्या करना होता है इसके आगे, फिर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें अगर, तो ये x² है, पहले इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, दैट बिकम्स 2x, चेन रूल रिमेंबर याद करिए, एंड देन x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, दिस कांस्टेंट इट बिकम्स 0 एंड t का डिफरेंशिएशन सिंपली 1। सो यहां से देखिए 2x dx इज इक्वल टू दिस इज t, ठीक। तो ऊपर जो हमारा न्यूमरेटर में x dx है उसकी जगह हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, dt/2, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो अब ये हमारा जो इंटीग्रेशन है ये कैसे कन्वर्ट हो गया, दिस बिकम्स 0 to 1 x/x² + 1 dx, सॉरी 1/x² + 1, इसकी जगह क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, और ये पूरा x dx क्या हो गया, dt/2 हो गया। सो dt/2 एंड देन नीचे जो डिनोमिनेटर हमारा है उसको हम लिखेंगे क्या, t। ओके, नाउ ये 2 कांस्टेंट है, 1/2 हमने बाहर ले लिया, एंड देन इंटीग्रेशन में क्या बचा हमारे पास, dt/t फ्रॉम 0 to 1। ओके, अब ये हमारा जो है ये बेसिक फंक्शन हो गया 1/x के फॉर्म का। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x, तो यहाँ पे t के फॉर्म में है, सो इट वुड बी ln t, एंड लिमिट भी हमें इवेल्युएट करनी है, सो उसको लिख लेते हैं, 0 to 1 हमें इवेल्युएट करना है। ओके, सो दिस इज हाफ, एंड देन इस फंक्शन को हमें इवेल्युएट करना है कहाँ पर, सॉरी एक चीज यहाँ पर हमने वेरिएबल्स को तो चेंज किया है, और ये जो लिमिट दे रखी है ये एक्चुअली x की वैल्यू है, जो हमारा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है उसकी ये वैल्यूज दे रखी है। तो हमने यहां पर सिर्फ वेरिएबल्स को t के फॉर्म में कन्वर्ट किया, t के टर्म में कन्वर्ट किया है, लिमिट्स पर हमने कोई चेंज अप्लाई नहीं किया है। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा t है इसको वापस से रिप्लेस करना होगा। t की जगह हमें क्या रखना चाहिए, x² + 1, सो आई शुड राइट ln x² + 1, okay, from 0 to 1। okay,
ओके अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम लिमिट्स पुट करेंगे। सो दिस इज हाफ लॉन x की जगह हम क्या रखेंगे, अपर लिमिट, सो 1 + 1 is 2 एंड देन माइनस लॉन x की जगह पे क्या रखेंगे 0, सो जस्ट ln 1 ये हो जाएगा। एंड log 1 की वैल्यू किसी भी बेस पर 0 होती है, सो दिस इज 0। तो हमारे पास क्या बचा फाइनली, ln 2 अपॉन 2, ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। सो दिस इज इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें देखिए ये जो हमने इंटीग्रेशन किया है इसी को दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं। यहां पर हमने क्या किया, वेरिएबल्स को t के टर्म में चेंज किया लेकिन लिमिट को नहीं चेंज किया। अब नेक्स्ट हमारा मेथड ये हो सकता है कि लिमिट्स को भी हम चेंज करें। सो लेट अस टेक द सेम एग्जांपल वंस मोर। We have the integral 0 to 1 x dx upon x square plus 1। So हमें क्या करना है, x square plus 1, इसको हम क्या कर रहे हैं, t पुट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ इस x और इसको भी रिप्लेस करना है, so हमने इसको डिफरेंशिएट किया, 2x dx by dt is equal to 1, so x dx is equal to dt by 2। ये चीज़ ऑलरेडी हमने की थी। ओके अब हमें क्या करना है, लिमिट को भी चेंज करना है, तो पूरा इंटीग्रल हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा t के टर्म में। अब दोबारा से वापस हमें रिप्लेसमेंट नहीं करना होगा इंटीग्रेट करने के बाद। ओके सो यहां पे क्या दिया हुआ है, दिस इज लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन, मतलब x की वैल्यू है जहां से हमें इंटीग्रेशन स्टार्ट करना है। सो आई कैन सी व्हेन x इज इक्वल टू 0, सो फ्रॉम दिस रिलेशन when x is equal to 0, t is equal to 1. When x is equal to 0, t is equal to 1. Okay? Similarly, when x is equal to 1, when x becomes 1, t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 1 2 हो जाएगी। ठीक, इसका मतलब ये जो हमारा इंटीग्रल है अगर इसको हम t के फॉर्म में कन्वर्ट करें, x dx की जगह क्या लिख रहे हैं हम, dt by 2, और नीचे x स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या लिख रहे हैं, t लिख रहे हैं। और जब x 0 है तब t 1 है, इसका मतलब 1 से 2 तक हमें इवेल्युएट करना है। अब ये पूरा इंटीग्रल हमारा t के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया कंप्लीटली। अब हमें वापस से इसमें t की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं होगी, सिंपली आप इसको इंटीग्रेट करिए। This is 1 upon t, integration is ln t from 1 to 2, so half, and upper limit t की जगह 2 पुट करेंगे, this is ln 2 minus t की जगह 1 पुट करेंगे, ln 1 and again ln 1 is 0, so finally this is ln 2 upon 2। ठीक, same as before, so जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था उसी तरह से वही सेम आंसर आना भी चाहिए। so दोनों ही मेथड्स हैं हमारे पास सब्स्टिट्यूशन से अगर हम कर रहे हैं। एक मेथड ये है कि हम सिर्फ जो वेरिएबल्स हैं उसको ट्रांसफॉर्म करें, लिमिट्स को ना ट्रांसफॉर्म करें, लेकिन उसमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करने के बाद t को वापस से x के टर्म में रखना होगा। दूसरा मेथड हमारे पास है कि हम सारी चीजें x एज वेल एज द लिमिट्स सबको t के टर्म में ट्रांसफॉर्म कर लें एंड देन फिर पूरा फंक्शन हम t के साथ ही कैलकुलेट करेंगे, रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं होगी। सो इस तरह के इंटीग्रेशन आपको फिजिक्स में कहीं कहीं मिलेंगे। एंड ये एक एग्जाम्पल है, इसको जैसे हमने पहले कहा था कि आप इसकी एक नोट्स जरूर मेंटेन करके रखिए बेसिक मैथमेटिक्स की, जिसको आपको बार बार रिफर करना होगा जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे, जब टॉपिक्स पढ़ेंगे एक्चुअली, तो वहां पर प्रॉब्लम्स आएगी, डेरिवेशंस करेंगे, तो ये चीजें हमें रिफर करनी होंगी। सो इस तरह की चीज आप इसको रेडी रखिए अपनी बुक्स में नोट करके, एंड जब इस तरह का इंटीग्रेशन जहां पर आएगा वहां पर आप इसको रिफर कर लीजिएगा। जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिजिक्स में हम इसको इन्वॉल्व करेंगे, तब चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। सो दिस इज जस्ट फॉर अ रेफरेंस कि ऐसा इंटीग्रेशन आ जाएगा तो हम किस तरह से करेंगे। एंड ये हम चीजें आपसे शुरू से डिस्कस कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन अपने आप में एक बहुत डीप सब्जेक्ट है। अगर आपका सब्जेक्ट अगर इसको मैथ्स की तरह से ले रहे हैं, लेकिन हमें फिजिक्स में जो एप्लीकेशंस करने हैं इसके, दैट विल नॉट बी टू डिफिकल्ट। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है इसको लेकर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो फंक्शंस आएंगे उनमें सब्स्टिट्यूशन गेस करना बहुत आसान होगा। हाँ, अगर आपका मैथ्स सब्जेक्ट है देन आपको मैथ्स में ये सारी चीजें अलग से बहुत डीप में वो सब सिखाई जाएंगी। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। एंड नेक्स्ट अब आपके साथ हमें डिस्कस करना है ये जो हमने डेफिनेट इंटीग्रल सीखा है इसका एप्लीकेशन। फिजिक्स में जिस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी उसके साथ कुछ प्रैक्टिस, उसके कुछ एग्जांपल्स, ताकि ये चीजें जो है अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स अच्छे से फॉलो कर लिया
तो आपके लिए जो आगे जो फिजिक्स में जो चीज़ें आने वाली हैं, दे विल बिकम क्वाइट ईजी once you understand the tools, once you prepare with your tools. हमने लैंग्वेज सीख ली है, now it will be very easier to communicate with the subject physics. Okay, so नेक्स्ट पार्ट में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इसके जो एप्लीकेशंस होते हैं। एप्लीकेशंस का मतलब दो तरह के एप्लीकेशंस हम देखेंगे। हमें कोई ग्राफ दिया हुआ, उसके अंडर एरिया कैसे निकालना है। दूसरी चीज, हमें सम्मेशन परफॉर्म करना होगा अंडर स्पेशल सिचुएशंस। जैसे उसमें एक एग्जांपल लिया था हमने, इफ यू कैन रिमेंबर पिछले लेक्चर में, कि एक रॉड है, अगर उसकी डेंसिटी वेरी कर रही है तो उसको कई सारी थिन स्लाइसेस में हम डिवाइड करते हैं एंड देन हम ऐड करते हैं। सो इस टाइप का एडिशन इज इंटीग्रेशन। तो इस तरह से इंटीग्रेट करके हम उस रॉड का मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस तरह के एग्जांपल्स हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू सून।